वेलकम बैक। आगे देखते हैं इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। ठीक है, एक न्यूज़ थी, देश में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर केंद्र ने जारी किया अलर्ट। केंद्र सरकार समय समय पे राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े चीज़ों पर अलर्ट जारी करता रहता है, अन्य चीज़ों पर भी करता है, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पे करता है। ये सुरक्षा जारी किया बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास से। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, अवैध प्रवास आपके सिलेबस का हिस्सा है, आंतरिक सुरक्षा का। प्रवास आपके सिलेबस का हिस्सा है, भूगोल के। अवैध प्रवास आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। क्या है अवैध प्रवास? प्रवास आपको पता होगा, लोग बेहतर जीवन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए वैध रूप से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जब ये घर देश के अंदर होता है तो आंतरिक प्रवास होता है, जब देश के बाहर होता है तो इसे हम बाह्य प्रवास कहते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर उसका एक प्रोसेस बनाया है। जैसे कि कोई शरणार्थी होते हैं तो वो शरणार्थी के प्रोसेस से आते हैं, उनके लिए कुछ उन जिन देशों के वो शरणार्थी रहते हैं उन देशों में वो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहती हैं कि वो वहाँ पे रह सकें। तो देश अपनी सभी देश जिन देश में उनको शरण लेना होता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो शरणार्थियों को अपने यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। एक तो वो हुआ। दूसरे, लोग व्यापार, रोज़गार, घूमने फिरने को छोड़ के, नहीं, रोज़गार, व्यापार आदि के लिए भी लोग किसी और देश में जाते हैं बेहतर संभावनाओं के लिए। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए पूरा प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप किसी की जगह कहीं काम करने जाते हैं तो आप वहाँ पे वीज़ा लेके ही जाएंगे, और वो भी वर्किंग वीज़ा। ठीक है, अब आप घूमने गए और वहीं रुक गए तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, घूमने जाएंगे तो घूमने का वीज़ा लेके जाएंगे, और आप बिना इन सब तरीक़ों से चोरी छुपे सीमा से घुस आए। एक होता है घुसपैठ, एक होता है अवैध प्रवास। घुसपैठ जानबूझकर, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, वो जानबूझकर सीमाओं की सुरक्षा को ब्रीच करके किया जाता है। जिस देश में जा रहे हैं उसमें उसको अहित करने के लिए, उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे आतंकवादियों द्वारा जो है घुसपैठ किया जाता है। ठीक है, उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ किया जाता है। वो आपकी सीमा में दूसरे देश के, जैसे अगर हम पाकिस्तान सीमा पर देखें तो इनके द्वारा जो है आतंकवादियों द्वारा समय समय पर पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से घुसपैठ किया जाता है, जो भारत में अव्यवस्था, तोड़फोड़, बम विस्फोट आदि करते हैं। जैसे कि पुलवामा का अटैक मान लिया जाए या मुंबई का अटैक मान लिया जाए, ये सब विदेशी आतंकवादियों द्वारा किया गया था, और वो एक तरह से घुसपैठ था, इन्फिल्ट्रेशन था। अवैध प्रवास, इसमें जो लोग आते हैं वो जहाँ रहते हैं उससे बेहतर जीवन के लिए आते हैं, रोज़गार आदि के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम जाके उस देश में तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि आप अगर आ रहे हैं किसी देश में तो अगर वैध प्रक्रिया के थ्रू आएंगे तो आप या तो शरणार्थी बन के आएँ, वहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं रहती है कई बार कि हम उसको शरणार्थी के रूप में मान्यता मिले, और अगर आप वैध रोज़गार के लिए आएंगे तो हर देश उसको लिए तय करता है कि भाई आप हमारे यहाँ रोज़गार करने आओगे तो हम ये क्राइटेरिया रहेगी, ऐसे ही लोगों को हम रोज़गार पे रखेंगे। ज़्यादातर देश, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, वो अपने यहाँ स्किल्ड लेबर के लिए प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे कोई मजदूरी करने के लिए आए तो खाड़ी देशों में तो उनके लिए यहाँ जरूरी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अमीर हैं, कोई मजदूरी काम नहीं करना चाहते, सस्ता श्रम है, तो लोग यहाँ से, भारत से बहुत सारे देश सेमी स्किल और स्किल वाला जो अनस्किल लेबर लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे रोज़गार करते हैं। बांग्लादेश और भारत आसपास जो उसके सटे देश हैं, देखा जाए तो एक ही तरह के भौगोलिक या आर्थिक परिस्थितियों से थे। वो सीमाओं का विवाद हुआ, धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना और उधर पश्चिमी पाकिस्तान बना, है ना। वेस्ट बंगाल
चूँकि उसका जो ईस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश माने पूर्वी पाकिस्तान बना, बाद में उसे 72 की लड़ाई के बाद वो एक अलग देश बन गया बांग्लादेश। वहाँ से बहुत सारे लोग, एक तो जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित थे 72-71 के उस समय आए, वो तो अलग। उसके बाद भी देखा गया है कि सीमाएं वहाँ ऐसी हैं कि जिसका अभी पूरी तरह से बाड़बंदी नहीं हुई है, या पोरस बॉर्डर होने के कारण बहुत सारे लोग गलत तरीक़ों से जो है, एक सिंडिकेट वहाँ चल रहा है, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो सीमाओं से लोगों को पार करा के वेस्ट बंगाल आदि में, असम आदि में लाता है। और यहाँ पे आके, यहीं पे आके, और चूंकि वो उनके डेमोग्राफी इस तरह से रहती है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वेस्ट बंगाल का है कि बांग्लादेश का है, उन्हें यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड दिया जाता है। चूँकि वो कार्ड ही आधार रहेगा, लेकिन वो आधार नंबर फर्जी रहता है। फिर उसके आधार पे वो अपना वोटर कार्ड, पासबुक आदि वो बनवा लेते हैं और भारत के विभिन्न शहरों राज्यों में जाके वो बस जाते हैं और वहाँ के रोजगार को करते हैं। ठीक है, समस्या कैसे होती है आंतरिक सुरक्षा के लिए? जब एक तो उनके आने से रोजगार सीमित होता है, दूसरे उसमें से आने वाले अधिकांश लोग जो है मुस्लिम होते हैं, यानी उनका धर्म का एंगल होता है। और जब वो उन पर जो है, उन पे जैसे कहीं पे भी उन पे अगर आक्रमण होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि वो बाहरी लोग हैं जो आके बस गए हैं, और उस वजह से उस लोकल एरिया की जो है अर्थव्यवस्था पे जो वहाँ के जो वहाँ का निचला तबका है उसके रोजगार को वो छीनते हैं। ऐसे में वो एक रोजगार का आर्थिक पहलू रहता है उनके खिलाफ हमला करने का, लेकिन वो धार्मिक मामला होने के कारण वो पहलू हिंदू और मुस्लिम या अन्य, मतलब मुस्लिम बनाम अन्य धर्म का हो जाता है। जो भारत की सांप्रदायिक जो है ताने बाने हैं, जो उसमें कम्युनल जो सारी धार्मिक ताना बाना, इसको जैसे सांप्रदायिक ताना बाना, कम्युनल हार्मोनी जो कहते हैं, उसको क्षति पहुंचाती है। ठीक है, एक कारण ये है, मतलब ये एक है कि एक तो आते हैं वो अवैध, दूसरा ये देखा गया है हाल के वर्षों में, एक तो ये रहा कि वो आए और उनकी वजह से जो है जो कहीं जैसे दिल्ली में ही आके अगर वो बसे, वहाँ पे वो आए हैं तो पूरा परिवार माइग्रेट करके आए हैं, उनको यहाँ सरवाइव करना है, तो वो कम दाम पे भी, कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ के मजदूर हैं, जिनका बड़ा परिवार है, जिनका सब कुछ है, उनका कहीं ना कहीं वो रोजगार छीन लेते हैं, तो वो उससे दुष्प्रभावित होते हैं। उसमें उनको भाव ये रहता है कि उनका रोजगार लिया, लेकिन जब उसमें धर्म का एंगल या और उग्र राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है तो वो दूसरा एंगल लेके दूसरी तरह की जो है आंतरिक सुरक्षा समस्याएं खड़ी करता है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, देखा गया है कि अलकायदा साउथ एशिया AQSI जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश में जो है उसकी बड़ी जड़ें गहरी हैं, और वहाँ से वो बहुत ढेर सारे ऐसे लोगों को भारत में भेज रहा है, जो भारत में आके मदरसे खोल रहा है, अवैध मदरसे, बिना लीगल उसमें जो है यहाँ के लोकल और ये सारी चीज़ें बनवा के खोल ले रहा है, और वहाँ पे रेडिकलाइज कर रहा है वहाँ के लोकल लोगों को। तो ये भी एक समस्या क्रिएट हो रही है कि जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उसका फिर काउंटर रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना। अभी जैसे जो उसमें पहले सिमी थी, बाद में उसको जो है स्टूडेंट, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना, उसको बैन किया गया। उसमें देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो है उसमें ऐसे ही जुड़े हुए हैं जो अलकायदा या जो भी अभी NIA के छापे, अगर वेस्ट बंगाल के पिछले कुछ उदाहरणों में आप देखोगे जो पढ़ाए गए हैं, तो आप देखोगे कि उसमें बांग्लादेश सुंदरबन के रास्ते पोरस सीमा का करके यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी एक खतरा बना हुआ है कि इनके थ्रू जो है कट्टरता भी भारत में बिना अनचेक्ड आ जा रही है, तो ये एक दूसरा सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए गाइडलाइंस जारी की है राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, मतलब DGPs को, कि वो अपने यहाँ ध्यान दें, देखें कि ये एंगल है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, नहीं है तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो फिर वही NRC और NPR वाला मामला आएगा। ठीक है, तो वो दूसरा मामला है, वो भारत
अवैध जो प्रवासी हैं उनको और वैध को जांचना चाहता है, लेकिन ये मामला फिर धार्मिक हो जाता है और फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस आई हैं, समझ लीजिए। एक, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की डेमोग्राफी प्रभावित होती है, वहाँ का लोकल रोजगार जाता है, उसमें फिर धार्मिक पहलू और उग्र राष्ट्रीयता जुड़ जाती है, तो वो हिंदू मुस्लिम कम्युनल ले लेता है, और इन पे अगर कोई भी हमला होता है तो देश के अन्य हिस्सों में वो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने वाला होता है। दूसरे, बांग्लादेश के जरिए उन्हीं तंत्र, जो अवैध तंत्र हैं जिनके जरिए अवैध प्रवास होता है, उनके जरिए देखा गया है कि रेडिकल मानसिकता वाले लोग, अलकायदा जैसे समर्थक लोग भारत में प्रयोग कर रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों का वो क्या कर रहे हैं, निर्माण करके यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करने का, यानी आक्रामकता उसमें भरने का काम कर रहे हैं, जो अब अगेन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, इवन दैट ये लोग अगर देखिए तो केरल में, तमिलनाडु में, नीचे साउथ के राज्यों में जाके बड़े पैमाने पर बस गए हैं, और वहाँ पे वो एक तो चूंकि ये बांग्ला भाषी होते हैं, वहाँ पे भाषा दूसरी, तो भाषा का भी अलग, धर्म का भी पहलू अलग, तो बहुत सारा जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अगर आंतरिक सुरक्षा पढ़ते होंगे तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी रिपोर्ट होती है, बहुत ढेर सारी रिपोर्ट होती है। इसमें थोड़े से आंकड़े होते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वाले में जो कुछ एक आध दो पेज के जो आंकड़े रहेंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। फिर भी अगर देखना चाहें तो उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, और जो है सीमाओं का प्रबंधन आदि टॉपिक जो आपके सिलेबस का उससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट रहते हैं। सरकार ने क्या किया है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, किन राज्यों में है, किन जिलों में है, आदि चीज़ें उसमें मिलती रहती हैं आंकड़े। ठीक है, तो ये डिटेल रिपोर्ट है, उसको देख के उसकी समरी हम आपको नेक्स्ट में हम दे देंगे। वो आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए अगले साल के टॉपिक में एज इट इज़ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं उसमें देख लीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य रूप से केंद्र शासित और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और पूर्वी राज्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसमें वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यही शब्द प्रयोग किया जाता है उसमें, और देश के अंदर शांति बनाए रखने को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। ये कहा गया है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है और देश के आंतरिक हिस्से में जो शांति व्यवस्था है उस पर कोई लापरवाही नहीं प्रदर्शित की गई है। इसके लिए वो फिर वो तर्क दिए होंगे, देखे होंगे, बताएंगे कि कैसे आंकड़े घटे, क्या है। रिपोर्ट्स में भी दिखा गया कि जो है वामपंथ, चरमपंथ अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। उड़ीसा से उसका जो जहाँ है उससे कमी हुई है, झारखंड से ख़त्म हो गया है, बिहार के कुछ क्षेत्रों से ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें रिपोर्ट में होंगी डिटेल में। ठीक है, और क्या बताया गया, आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट में, और पहले भी ये माना जाता रहा है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य की पुलिस को मजबूत करना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की आंतरिक सुरक्षा समस्या, इवन आतंकवाद जो NIA देखती है, उसका भी जो अगर उसकी घटना कहीं होगी तो सबसे पहले वहाँ वास्ता पड़ता है वो पुलिस से ही पड़ता है। आतंकवादी घटना पे सबसे पहले पुलिस ही जाती है, उसके बाद लोगों को बचाती है पुलिस, लोगों को सुरक्षित रखती है पुलिस, इसके बाद उस एरिया को सैनिटाइज करती है। ऐसे में पुलिस का प्रशिक्षण ये होना चाहिए कि लोगों को कैसे बेहतर बचाया जा सके, कैसे उन आतंकवादी घटनाओं से निपटा जा सके, और साथ में साक्ष्य भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए पुलिस की क्षमता में पुलिस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए पुलिस की क्षमता में सुधार जरूरी है। इस दिशा में सरकार राज्य पुलिसों को मजबूत करने पर बल दे रही है। विभिन्न सारी योजनाएं हैं, वो रिपोर्ट में होंगी, थोड़ी बहुत हम आपको बता देंगे। बाकी आपको पास डिटेल रिपोर्ट जाना चाहिए तो चले जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उस पर जाके आप रिपोर्ट्स वाले में जाइएगा। उसमें सबसे ऊपर 2021, उसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, 2021-22 हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आप अपने अनुसार लेके पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको या तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाले सर ही अगला क्लास होगा तो वो डिटेल करके दे देंगे, और मैं चूँकि करंट अफेयर पढ़ाता हूँ
तो मेरा काम है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसकी सूचनाओं को मैं एक जगह समरी करके 1-2 पेज के हम अगले जो है लेक्चर में आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और क्या कहा है सरकार ने इस रिपोर्ट की 2 बातें और क्या है। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 42 आतंकवादी संगठनों की पहचान की गई है और 31 व्यक्तियों को आतंकवादी, आपको जैसे पता होगा, अगर पता होगा तो ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत संगठनों को और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो इसमें 42 आतंकवादी संगठनों की और 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। और बताया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 31 मार्च 2022 तक 438 मामले दर्ज किए थे। ठीक है, इसमें 349 मामलों में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, 89 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, वहीं 83 मामलों से संबंधित व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है। ठीक है, 438 मामले दर्ज, 349 में रिपोर्ट लगा है, मतलब वो चार्जशीट दायर हुई है, 89 मामलों की सुनवाई हो गई है, जिसमें 83 जो है क्या है, दोषी करार दिए गए हैं। यानी जितने मामलों की सुनवाई हुई है उसमें दोषियों की संख्या ज़्यादा है। ये बताता है कि NIA कितने स्पेशलाइज तरीके से, कितने प्रोफेशनली काम कर रही है। क्यों? अगर टोटल रजिस्टर्ड मामलों के आधार पे देखा जाए तो कहेंगे कि भाई 438 मामले हुए, उसमें 83 में सजा हुई। नहीं, क्योंकि अभी मामले सुनवाई ही पूरी 89 हुई है, और भी सुनवाई हो रही है, क्योंकि आतंकवाद के मामले बहुत सारे उलझे हुए होते हैं, उसमें बहुत सारे पहलू सारी जुड़ी होती हैं। इसलिए इनमें ये देखिए कि 349 में चार्जशीट हो गई है, 89 मामलों की सुनवाई हो गई है, जिनकी सुनवाई हुई है उसमें 83 लोगों को सज़ा मिली है। इसका मतलब है कि जिनकी सुनवाई हुई है उसमें NIA ने जांच ज़्यादा अच्छे से की, बढ़िया से केस प्रस्तुत किया, तभी न्यायपालिका उसको सज़ा देने में सक्षम हुई है। ठीक है, तो ये एक NIA के सकारात्मक, जो जब NIA आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सकारात्मक पहलू जुड़ जाता है। एक अभी न्यूज़ था, न्यूज़ क्या था, एक हमारे रक्षा मंत्री जी जो है एक कॉलेज में जो है बहुत सारे ट्रेनिंग एकेडमी के सामने बोले थे। जो महत्वपूर्ण है वो जानना है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, हम आंतरिक सुरक्षा पढ़ते हैं, सुरक्षा है क्या, देश की आंतरिक जो गंभीर मार्मिक हितों की आंतरिक दृष्टि से जो या बाह्य दृष्टि से जो मार्मिक हित है उसके प्रति हम सुरक्षित महसूस करें, उसका रक्षा करना है। उसमें आंतरिक हित भी है और बाह्य हित हैं, आंतरिक खतरे भी हैं, बाह्य खतरे भी हैं। आंतरिक सुरक्षा जो है गृह मंत्रालय देखती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्य की पुलिस देखती है। बाह्य सुरक्षा जो होती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आर्मी और तीनों सेनाओं, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, साथ में रा और उसके साथ साथ जो है विदेश मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि ये दोनों चीज़ें, जो ये बात वहीं सभी लोग कहते हैं कि ये अंतर धुंधला होता जा रहा है। आपको क्या है कि आपको एक अपनी बात कहने के लिए एक क्या हुआ, बंदूक मिल गई जिस पे रख के आप ये चीज़ चला सकते हैं गोली। कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जो है खतरा, अंतर जो है वो कम होता जा रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया, आतंकवाद। अभी आगे देखेंगे कि आतंकवाद जो है, आतंकवाद हमारे लिए जो है आंतरिक सुरक्षा हम पढ़ते हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का पहलू है, सभी लोग जानते हैं, हमारे सिलेबस में भी है, आंतरिक सुरक्षा है। लेकिन यह बाह्य सुरक्षा में भी है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ही है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न करने में विदेशी तत्वों, राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका। राज्य प्रायोजित जो आतंकवादी हैं वो तो विदेशी ही हैं। दूसरे जो विदेशों में पनपने वाले, जो उनके पनानगाह और उनका सपोर्ट सिस्टम, उनका मॉनिटरी सिस्टम, इसमें देखा जाए या जो उनको हथियारवादी सप्लाई होती है वो ज़्यादातर बाह्य मामले हैं। तो बाह्य तंत्रों से कोऑर्डिनेशन का या बाह्य तंत्रों को इसमें जोड़े आप आतंकवाद का समाधान करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा आपस में जुड़ा हुआ तत्व है। और क्या कह रहे हैं, एक और हमारे सिलेबस का टॉपिक है
सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मतलब उत्पन्न करने में भूमिका जो है महत्वपूर्ण, और इसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के प्रति भेद्यता की चिंता बताते हैं। महत्वपूर्ण क्या क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है? ऊर्जा, परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं, दूरसंचार, महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग, परस्पर वित्तीय प्रणाली जैसे क्षेत्र है। इन पे जो होने वाला साइबर हमला है वो क्या होता है? साइबर वार होता है। दूसरा क्या है? सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री का जो है दुरुपयोग, जैसे कि ये यहाँ बताते हैं रूस यूक्रेन के मामले में। रूस यूक्रेन के मामले में एक दूसरे के लोग जो है सोशल मीडिया का जमकर दुष्प्रचार करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता होगा, एक बार मैंने पढ़ाया था कि रूस ने मेटा को, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि की जो कंपनी है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में रूस ने डाल रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप को नहीं, लेकिन इन दोनों को डाल रखा है। क्यों? क्योंकि उसका आरोप था कि ये जो यूक्रेन के तरफ से जो है, जो रूस के अगेंस्ट जो भड़काऊ चीज़ें दी जाती थी उसको ब्लॉक नहीं करता था, रूस वालों को कर देता था। तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण, और दूसरी तरह इनका सामाजिक ताना बाना और जो हमारा सोशल फैब्रिक है, कोहेसिवनेस है, उसको बिगाड़ने में जो इसकी भूमिका है, उसके कारण ये ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है। जैसे अगर उदयपुर की घटना याद करो आप, उदयपुर की घटना क्या हुई थी? एक वीडियो था, उसमें एक दर्जी की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। उसको देख के हमारे अंदर एक घृणा का भाव आता था, एक डर का भाव आता था, और पार्टिकुलर समुदाय के प्रति डर का भाव था। ठीक है, वो तो सही ढंग से उसको जांच कर ली गई, पकड़ लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने लोगों के अंदर एक डर, भय और प्रतिशोध का माहौल जनरेट कर दिया था। ये इतनी बड़ी भूमिका होती है ऑनलाइन चीज़ों की। अगर वो घटना हो और अगर उसे ऑनलाइन तरीके से वो न डाल सके तो शायद उसका प्रभाव उतना न पड़े। इसीलिए उस घटना को आतंकवाद के रूप में देखा गया, साइबर आतंकवाद, और उसकी जांच एनआईए की, और बाद में पता चला कि कहीं न कहीं उसमें विदेशी तत्वों की, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसमें अलकायदा आदि तत्वों का भी हाथ उसमें है। ठीक है, जो उसमें अपराधी थे वो पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग आदि ले चुके थे। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने कही है। ये इसमें से कुछ बातें अपना निकाल के अपने उदाहरण के रूप में, कभी निबंध लिखना है तो निबंध के रूप में उपयोग हो सकता है। इंटरनेशनल इशूज, मालाबार अभ्यास, ये चतुर्थ देशों का जो है 30 भारत अमेरिका बीच का द्विपक्षीय अभ्यास था 1992। इसमें अब ज़्यादातर देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज़ है क्वाड के बारे में। इसमें जो मेन न्यूज़ था वो ये था कि युआन वांग 6 एक चीनी जो है शोध जहाज था। ठीक है, 6 युआन वांग 6 हम्बन टोटा पे जो था, हम्बन टोटा पे भी एक याद करिए इसी तरह का जहाज आया था, लेकिन वो युआन वांग 5 था। ठीक है, ये भी जासूसी, उसको शोध पोत चीन नाम देता है, लेकिन एक्चुअल में ये जासूसी पोत है जो 1000 मील के आसपास के एरिए में वो विभिन्न जासूसी अपना कार्य करता है। जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारतीय नौसेना वहाँ उपस्थित है। दूसरे, उस भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है प्रक्षेपण करना चाह रहा था, उसकी जो है प्रक्षेपण क्षमता जांचना चाह रहा था। और जो अनुमान था, अनुमान इसलिए हुआ कि भारत ने एक जो है वो जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी, घोषित रूप मतलब अघोषित रूप से, कि उस पर्टिकुलर 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का जो स्पेस है उसमें विमान गतिविधियां न चलाई जाएं। तो इससे ये शक हुआ कि भारत
आमतौर पे ऐसी देश तब करते हैं जब कोई मिसाइल परीक्षण कर रहे होते हैं। इसकी क्षमता अनुमानतः ये थी कि ये 3000 से ज़्यादा थी, जिसका रेंज में चीन आदि आ सकते हैं। तो ये जांचने के लिए चीन ने अपने जहाज को भेजा है। चूँकि ये दूसरी बार हो रहा है और वो चूँकि भारतीय सीमा में नहीं है, भारतीय जल सीमा में भी नहीं है, ओपन सागर में जो है उसको अधिकार है कि वो अपना शोध वाले पोत चला सकता है। लेकिन जो शोध का जो है नाटक है, इसको भारतीय नौसेना समझ चुकी है और उसने इसके अगेंस्ट भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। हालांकि फिर पीछे चीन बैकफुट पे होता है, वही रोक देता है, आगे नहीं बढ़ती है ये चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा के लिए तो चिंता उत्पन्न कर ही देती है, ख़ास तौर से हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में। अगर देखा जाए तो चीन का जो है हिंद महासागर के से मतलब अगर हिंद महासागर का देखा जाए तो चीन के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उसकी ऊर्जा सुरक्षा पे बहुत बड़ा योगदान है। जैसे भारत का वैसे उसमें है, और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। ठीक है, ऐसे में चीन अपनी आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा आदि को लेके सशंकित रहता है कि अगर हम भारत पर कहीं ऊपर मिस एडवेंचर किए तो भारत ये हमारी पूरी लाइन हिंद महासागर में रोक सकता है और हमको पंगु बना सकता है। ठीक है, इसको लेकर पहले उसको कोई आधार नहीं था आए। 2008 के बाद जब समुद्र में डकैती बढ़ी तो उसने उसको जो है अदन की खाड़ी आदि के लिए, चूँकि अपनी जो फ्लीट है उसकी सुरक्षा के लिए नेवी को अधिकार दिया गया था उसमें, उसी दौरान उसमें उसके शुरू हुई और फिर जो है वो चीज़ें आ गई। ठीक है, तो हिंद महासागर आदि की सुरक्षा जब आप पढ़ेंगे तो आप आंतरिक सुरक्षा में जब पढ़ेंगे सीमा, वो समुद्री सुरक्षा, या जब इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये अभी ये बता रहे हैं कि वो युआन वांग 6 जो था वो 5 आया था, ये 6 आया था। तो ये कहीं ना कहीं चीन की चिंता है कि भारत कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके लिए जो है अहितकर हो। वो हर देश जानना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर देश का अधिकार भी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी खतरे हो उस पर आवाज़ उठाए या उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दे। तो भारत भी उसी अगेंस्ट अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर है। हम्बन टोटा आया था तो विरोध किया गया था, भले वो रुका, फिर उसको जाना पड़ा था। ठीक है, इसमें भी आया, जब देखा कि भारतीय तैयारी है तो फिर वहीं पे रुक गया, इंडोनेशिया के पास में ही, आगे नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो अगर अपुष्ट खबरों से देखा जाए तो भारत ने भी अपना जो है प्रशिक्षण बंद कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली न्यूज़ है, भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का जो किया है, लोगो और थीम को लेके जो है, ये है लोगो। इस लोगो में G20 कमल भारत 2023 इंडिया, इसमें जो बातें कही गई हैं कि जो 4 कलर प्रयोग किए गए हैं, नीला, लाल, सफ़ेद और हरा, ये चारों कलर हमारे तिरंगा से लिया गया है। कमल जिसको लेकर आलोचना की जा रही है कि ये सत्ताधारी दल का जो है सिंबल है, जबकि सरकार ने कहा है कि यह जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऐसे में हमने राष्ट्रीय पुष्प को लगाया है जो हमारा लोगो में शामिल है। ठीक है, ये तो लोगो हो गया। और जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसको महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो इसका थीम है। ठीक है, इसकी जो व्याख्या देखिए क्या क्या दिया गया है, देख लीजिएगा। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। ठीक है, नीला जो है तीलियों में रंग नीला होता है। अभी मत कहिएगा कि सर नीला रंग तो होता नहीं, तीलियों में नीला रंग होता है। ठीक है, इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। ठीक है, पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। G20 लोगों में देवनागरी लिपि में भारत लिखा है।
हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, लोगों की खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें जो लोगों ने डिज़ाइन किया उसको डाला गया था। ठीक है, विषय है वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य, महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृति पाठ से लिया गया है। जीवन के सभी मूल्यों, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीवों, धरती और व्यापक ब्रह्मांड के उसके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ जो है करता है। ठीक है, ये सब लाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं कि भाई G20 का लोगो को, तो ये G20 ही क्या है, पहले ये भी तो समझ लें कि भारत ने G20 का लोगो किया, थीम किया, क्यों किया, पहले G20 ही समझ लो। G20 क्या है? दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है, स्ट्रेटेजिक बहुपक्षीय मंच है। दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। जैसे G7 वो सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात थी, इसमें क्या है, विकसित और विकासशील देश। ये कहीं ना कहीं विश्व की ताकत को ज़्यादा प्रभावित, जैसे G7 में कौन है, चीन बाहर है, अमेरिका, भारत बाहर है, चीन बाहर है, भारत बाहर है, क्या रूस बाहर है, क्या वो उसका जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि P5 के 2 देश बाहर, और अगर अर्थव्यवस्था के क्रम में देखा जाए तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे भारत बाहर, दूसरा वाला बाहर। ठीक है, यानी बहुत बड़ी GDP का जो योगदान करने वाले लोग बाहर, बहुत बड़ी सप्लाई, यानी दुनिया का तो सप्लाई घर ही है चीन, वो बाहर। दुनिया के लिए नॉलेज इकोनॉमी का सप्लाई घर, भारत बाहर। अगर पर्यावरण के लिए देखा जाए, उत्सर्जन मानक के रूप देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन, उससे बाहर, भारत तीसरा नंबर का, उससे बाहर। ठीक है, तो ऐसे, और दुनिया की 2, मतलब अगर आबादी के दृष्टि से देखा जाए तो 1 अरब से आबादी वाले 2 देश उससे बाहर। तो कहीं ना कहीं G7 वास्तविक जो है ग्रुपिंग को, अनऑर्गेनाइज विश्व की ताकत को नहीं व्यक्त करता है। ठीक है, वो पुराना जमाना जब यूरोप और अमेरिका का दबदबा था और उसमें जापान थे तब का था। आज सही माने में अगर पूरी विश्व की जो ताकत है वो टॉप 20 देश हैं, इन्हीं को यही विश्व की व्यवस्था को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देखा जाए, आंकड़े में देखा जाए तो G20 के जो देश हैं वो विश्व GDP के 80%, यानी इस विश्व में जो 20 देश हैं वो पूरे GDP के 80% से अधिक का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की जनसंख्या के 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि अधिकतम से, यानी 50-60% से ज़्यादा जनसंख्या, 60% से ज़्यादा जनसंख्या, 80% से ज़्यादा GDP और 75% से ज़्यादा व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में मान लेते हैं कि ये छोटे देशों का एक ऐसा संगठन है जो सही मामले में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र, उसमें तो सारे देश महासभा में शामिल हैं, तो वहाँ पे वो कोई निर्णय हो नहीं पाता है। सुरक्षा परिषद 15 देश है, उसमें 5 को ताकत है, रूस को है, उसमें चीन और भारत, चीन तो शामिल है, भारत शामिल नहीं है, उसमें जर्मनी शामिल नहीं है, उसमें जापान शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं ब्राज़ील शामिल नहीं है। तो ऐसे बड़े देश उसमें शामिल नहीं है, यानी उसको भी अगर देखा जाए तो सही ढंग से विश्व के लीडरशिप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विश्व के लीडरशिप का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो मान सकते हो कि ये अर्थव्यवस्था जो G20 ग्रुपिंग है, यही सही माने में विश्व की लीडरशिप का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसमें साउथ के भी, यानी दक्षिण के भी, विकासशील देशों के भी बड़े देश शामिल हैं, विकसित देशों के देश इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में जो भी नीतियाँ बनती हैं वो कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टि से वो सही रहती है, यानी वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगर अनौपचारिक रूप से कोई ऐसा संगठन है जिसका प्रभाव, मतलब अगर वो सही ढंग से काम करे तो वो विश्व पे ज़्यादा सकारात्मक, तो वो अगर प्रतिनिधित्व करती है तो G20 के ही देश करते हैं। ठीक है, सदस्य देश कौन कौन से हैं इसमें? 20 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका,
तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपीय संघ। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेन को जो है उसमें स्थायी अतिथि है, परमानेंट वो है, अतिथि को क्या बोलते हैं, परमानेंट गेस्ट है, मेंबर नहीं है, परमानेंट गेस्ट है स्पेन जो है। इतने जो सारे लोग मिलके जो है इसको देख रहे हैं ना। इन देशों में से जितनी भी आपके मन मस्तिष्क में आते होंगे कि हाँ ये देश जो है दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें वो देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका से, ब्राज़ील कहाँ गया, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया से, यहाँ से जो है चीन भारत आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ठीक है, तुर्की आ गया, जापान आ गया, ठीक है, कोरिया गणराज्य आ गया एशिया से, सऊदी अरब आ गया, बाकी दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका आ गया, रूस यूरोप से जो है, बाकी देश तो हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो है देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे पूरे दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका इसमें प्रतिनिधित्व है। कब गठन हुआ था इसका? गठन जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए नीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1999 में G20 का गठन किया गया था। ठीक है, इसका पहले गठन के पहले 97 से 99 से मध्य वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावित बढ़ती स्थितियों का समाधान खोजने का प्रयास किया गया था। उस दौरान इसका गठन 1999 में हुआ था। बाद में उसके 9 साल बाद जब दूसरा आर्थिक संकट आया, अमेरिका में जब वित्तीय संकट पैदा हुआ था, तो 14 से 15 नवंबर 2008 को G20 देशों के नेताओं का G20 शिखर सम्मेलन पहला हुआ था। यानी G20 का गठन 1999 हुआ था, नेताओं का शिखर सम्मेलन जो है, पहला शिखर सम्मेलन यानी लीडरशिप, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ जो गवर्नमेंट हैं, उनका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था और ये अमेरिका वित्तीय संकट के दौर में हुआ था। ठीक है, उसमें किया गया था। कैसे काम करता है? इसमें जो अध्यक्षता होती है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, इसमें एक ट्रोकिया होता है, यानी 3 देश होते हैं, एक जो वर्तमान अध्यक्ष है, दूसरा जो इसके पहले का रह चुका है, तीसरा जो उसके आगे का होगा। जो पहले का हो, जो वर्तमान अध्यक्ष है, वो अपने पहले वाले से सीखता है, इसलिए उसको रखना पड़ता है, और आगे वाले को सीखना होता है, इसलिए तीनों रखते हैं। इस समय जो है, जो ट्रोकिया है, इस समय वो इटली, इंडोनेशिया, भारत की है। इटली रह चुका है, इंडोनेशिया अभी है, और भारत अगला अध्यक्ष होने वाला है। G20 की अध्यक्षता अगली भारत को आएगी। ठीक है, इसलिए भारत ने 2023 के लिए G20 का लोगो, थीम आदि निर्धारित किया है। अगला सम्मेलन G20 का भारत में होगा, और ये इत्तेफाक कहो या जो भी कहो, ये सम्मेलन 2022 में भारत जो है अमृतकाल मना रहा है। अमृतकाल क्या है? आज़ादी के 75 साल होने के बाद 75 से 25 सालों के लिए, यानी 75 साल से लेके जब हम 100 साल के होंगे आज़ाद देश के रूप में, यानी 2047 तक, 2022 से लेके 2047 तक का जो 25 साल का काम है, समय है, इसको हम अमृतकाल माने हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ लक्ष्य तय किया है, इंडिया एट 2047, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, जो सबसे प्रमुख है, कि उस समय तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे बनाए, वर्षगांठ मनाएं, तो हम एक विकसित राष्ट्र रहें। तो वो अमृतकाल की शुरुआत 22 में हुई, तो शुरुआत में ही अगर 22 में 23 में है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वो है कि हम अपने अमृतकाल के शुरुआत में ही G20 देश का जो है क्या अध्यक्षता कर रहे हैं 2023 में। अभी एक न्यूज़ था, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये था कि जो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि कुछ G20 देशों ने जो है रूस पर बाधा लगाया, फिर जो है ओपेक प्लस देशों ने कहा कि हम $20 लाख की कटौती, 20 लाख जो है बैरल की कटौती करेंगे पर डे आदि दाम, ये वो, उसकी हवा निकल गई। कैसे? भारत ने अपने जो तेल क्रूड है ना, रूस सस्ता दाम पे देना शुरू कर दिया भारत को कि आओ हमसे ले जाओ। भारत ने कहा कि हम अपने हितों को पहले देखेंगे,
जब 40% गैस अपने यूरोप जो है रूस अपनी सप्लाई का 40% अगर रूस से ले रहा है और वो कटौती नहीं कर रहा है तो दुनिया हम पे कैसे कहेगी। और भारत ने बड़ी तेजी से अपने तेल का आयात रूस से सस्ते दाम पे करना शुरू कर दिया। उससे एक तो रूस जो है इस समय भारत का सबसे बड़ा, अक्टूबर में सबसे बड़ा तेल आयातक देश हो गया, मतलब वो हमको सबसे बड़ा निर्यात कर रहा है तेल का, ठीक है। नंबर 2 पे दूसरे देश इराक हैं, फिर ऐसे जो देश हैं, ठीक है। इसका प्रभाव ये हुआ कि अगर भारत ने रूस पर जब सस्ते तेल पर खरीदना तो जो और देश जिनसे भारत परंपरागत रूप से खरीदता था, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक आदि देश, अब वो भी कहने लगे कि आओ हम आपको डिस्काउंट रेट पे तेल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि रूस से खरीदने से एक तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई, उसका दाम जब महंगा होने के बावजूद भी वो पिछले 6 महीने से यानी अप्रैल से उसके तेल के दाम मेंटेन रखे हुए हैं और अन्य देश भी मजबूर हुए हैं भारत को डिस्काउंट रेट पे तेल देने के लिए। तो ये वैश्विक व्यवस्था का जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो चीज़ें होती हैं कि जैसे व्यवस्था होती है, ज़रूरी नहीं कि जैसे भारत रूस से ले रहा था, कई लोग कह रहे थे कि क्यों ले रहा है, अब उसके कई सारी, एक तो रूस से लेकर हम अपनी चीज़ अपने जो है अपने जो रिसोर्स हैं उसको बचा रहे हैं, और फिर वो देश होते ही कौन है हमें कहने वाले जो खुद ही रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस का आयात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ आयात करें तो ठीक, हम करें तो गलत। इसलिए भारत ने कहा कि नहीं हम भी करेंगे, हमारा तो सबसे पुराना और विश्वस्त मित्र है तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी विदेश मंत्री गए थे, अभी फिर वही बात दोहराए थे कि भारत की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी अपने देशों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ऐसे में हमें जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा हम उसको लेंगे और ये अपने अधिकार को भारत छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो उससे लेना शुरू किया तो अन्य देश भी कहे भाई आप हमसे भी ले लो, हम भी सस्ते में दे देंगे, ठीक है। तो उनका जो कट और वो सारी चीज़ें थी उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं था। देखिए आंकड़े भी हैं, जुलाई 2022 में जहां भारत की तेल कंपनियां क्रूड के लिए औसतन $105 प्रति बैरल का भुगतान किया था, वहीं अक्टूबर में $91.60 प्रति बैरल, यानी कहीं ना कहीं ये $14 कम हो गया। तब जब उन्होंने कटौती की बात कही है कि हम जो है 20 लाख डॉलर जो है 20 लाख बैरल कटौती करेंगे, तब भी ये कोई दाम घट रहा है। इसका मतलब है कि रूस से जो तेल ले रहे हैं वो अन्य देशों से तेल को भी सस्ता बना दे रहा है। लोग मजबूर हो रहे हैं कि भाई अब भारत उधर से लेने लगा, फिर जब चीज़ सामान्य होगी तो सारे रेट वैसे भी कम हो जाएंगे। उधर अमेरिका में भी और चीन में भी मंदी के लक्षण दिखने लगे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए बल्ले बल्ले है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये पिछली बार रह गया था, इस बार नहीं रहने देंगे, इसको हम देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से 2020 में 3 लाख से अधिक भारतीयों की मौत हो गई, ठीक है। एक रिपोर्ट 25 अक्टूबर को जारी होती है, स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन पर द लेसेंट काउंटडाउन की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट। इसमें था जीवाश्म ईंधन की दया पर स्वास्थ्य, जीवाश्म ईंधन की दया पर स्वास्थ्य, ये रिपोर्ट थी। लेसेंट एक रेपुटेटेड जो है मेडिकल जर्नल है, उसमें ये रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया था कि 2020 में जीवाश्म ईंधन के दहन से पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने के कारण भारत में अनुमानित रूप से 3,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है, 2020 में। और क्या कहा गया है, सन 2000 से 2004 यानी 4 साल का वो समय लो और 2017 से 2021 यानी 4 साल के इस समय को जब तुलना करते हैं, यानी 2000 से 2004 के पीरियड को और 2017 से 2021 के पीरियड को जब तुलना करते हैं तो पाते हैं कि भारत में गर्मी से संबंधित मौतों में भी 55% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। 2000 से 2004 के आंकड़े 2017 से 2021 के आंकड़ों में जब करते हैं तो 55% की वृद्धि हो गई है। और इसमें जो और बातें कही गई है कि वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, निष्कर्ष इस तथ्य पर है कि सरकारें और कंपनियां उन रणनीतियों का पालन करना जारी रखती हैं जो लोगों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को तेजी से खतरे में डालती हैं।
आपको पहले के एक आंकड़े आपको पता होगा कि सरकार ने जो कोयला उत्पादक कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादक कंपनियां यानी जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनके लिए विशेष रूप से जो है वो पर्यावरण को जो प्रदूषण के लिए जो है रोकने के लिए एक विशेष व्यवस्था करने की बात की गई थी। उसकी मियाद को 3 बार बढ़ाया गया था और उसको 2024 में कर दिया गया था। तो ये रिपोर्ट यही कहना चाहती है कि सरकार हो चाहे वो हो, वो ऐसा काम जारी रखते हैं जो लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो। भारत में 45% शहरी केंद्रों का मध्यम हरे और उससे ऊपर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक नुकसान का संकेत देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारतीयों ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.4% के बराबर आय के नुकसान के साथ गर्मी के संपर्क में आने के कारण 16,720 करोड़ संभावित श्रम घंटे खो दिए। यानी गर्मी बढ़ने के कारण 16,720 करोड़ घंटे श्रम कम हुआ, जो कि 5.4% जीडीपी के बराबर था। मतलब ये था कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण इतना करोड़ घंटा लोगों ने कम काम किया। यानी अगर गर्मी नहीं बढ़ी होती तो इतना करोड़ घंटा लोग और काम कर सकते थे, और इतना काम अगर करते तो ये जो 5.4% जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखा कि 3,30,000 लोग मरे, इतना करोड़ घंटे जो है काम कम हुआ, और आय में भी अगर देखा जाए तो 5.4% कमी देखी गई है। ठीक है, रिपोर्ट में चेतावनी दी कि सरकारें इस मुद्दे पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं जितना की आवश्यकता। इसमें कहा गया कि वर्ष 2019 में भारत में शुद्ध नकारात्मक कार्बन मूल्य था, यानी कि जो कार्बन जो था वो नकारात्मक था। दर्शाता है कि सरकार प्रभावी रूप से जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी दे रही थी, यानी कि सरकार सब्सिडी दे के चीज़ों को, जो जीवाश्म ईंधन हैं उसको बढ़ावा दे रही थी। भारत में अकेले 2019 में कुल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च के 37.5% के बराबर था। इतनी सब्सिडी एनर्जी पर, फॉसिल फ्यूल पर दिया गया था। क्यों न दिया जाए भाई? अब अगर इसको आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, निश्चित रूप से नहीं देना चाहिए, है कि नहीं भाई? 2,80,000 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य का खर्चा था उसका 40% खर्चा तो हमने एनर्जी सिक्योरिटी में दे दिया, मतलब सुरक्षा नहीं, जो फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी के रूप में दे दिया। लेकिन क्यों दिया? अगर नहीं देते तो डीजल और पेट्रोल के दाम या जो ऊर्जा की जो कीमत है वो इतनी बढ़ जाती कि शायद वो हमारे उसमें जो है, जो उसकी हमारी जो क्षमता है, वहन क्षमता है, उस पे उसको हैम्पर करती, प्रभावित करती। कुछ लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि 19 से ही अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर दिखने शुरू हो गए थे। ठीक है, ऐसे में अगर सरकारें ऊर्जा के खर्च को बढ़ा देती तो कहीं ना कहीं पहले से मंदी अर्थव्यवस्था में और भी मंदी का असर दिखना शुरू हो जाता। ठीक है, तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगी कि उसकी अर्थव्यवस्था मंदी में जाए। हालांकि उसके नकारात्मक परिणाम भी होंगे, फिर भी अगर देखा जाए, भले इतना 34 बिलियन डॉलर सब्सिडी दिया है, फिर भी देखा जाए तो जो भारत पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगाता है, जो टैक्स की दर है, वो कई सारे विकसित देशों से बहुत ज़्यादा है, और उसको ग्रीन टैक्स के रूप में माना जाता है कि वो महंगा करके सरकार डीजल और पेट्रोल को उसके वैकल्पिक ईंधन के रूप में लोगों को प्रेरित कर रही है कि वो जाए। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि लोग इथेनॉल के तरफ, सीएनजी के तरफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये सब कई सारे पहलू हैं, हम यहाँ पे उस जो लेसेंट की रिपोर्ट थी उसके आधार पे दिखाए हैं।
एक रिपोर्ट आई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, 27 अक्टूबर को जारी की गई थी रिपोर्ट। ये पिछले वाले में ही था, नहीं पढ़ पाए थे। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022, खिड़की का बंद होना, जलवायु संकट समाज में तेजी से परिवर्तन की मांग कर रहा है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक तापन में वृद्धि, भूमंडलीय यानी ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए फिलहाल कोई विश्वसनीय रास्ता मौजूद नहीं है। हमने जो एक लक्ष्य तय किया था कि प्री औद्योगिक चरण से जो सामान्य वैश्विक तापमान है, जो औसत वैश्विक तापमान है, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम न बढ़ने दें। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ये रिपोर्ट आई है, वो ये कहना है कि अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखता है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसे सीमित कर सके। ये उससे तो पार ही पाएगी। यानी लिखा सार्वजनिक गैप रिपोर्ट, खिड़की का बंद होना, यानी खिड़की अब बंद हो गई है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग थी उससे 1.5 डिग्री तक ही अपने आप को वार्मिंग को रोके रखें। ठीक है, इसमें देखिए ना, पेरिस समझौते में था 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में देशों में पूर्व औद्योगिक काल प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के स्तर से वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वादे किए थे। सभी देशों ने किया था। ठीक है, सभी देश अपने लिए NDC नेशनल डिटरमाइंड वो कमिटमेंट जो है लाए थे। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहा गया है, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हम रोक नहीं पाएंगे। तो उसके जो UNDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इंगेर एंडरसन ने, कि ये रिपोर्ट कटु वैज्ञानिक भाषा में हमें वही बताती है जो प्रकृति हमें पूरे साल जानलेवा तूफानों, बाढ़, धधकती आग की घटनाओं के जरिए बता रही है। ठीक है, आग की घटनाएं देख रहे हैं जंगलों में, बाढ़ साउथ एशिया में, भारत में, जो है पाकिस्तान में अभी बहुत सारी खतरनाक बाढ़ आई, कई सारे देशों में चक्रवात, तूफान, है ना, और कई सारे जिसमें जो बहुत सारे हीट वेव आए, लोगों का उससे जानलेवा हीट वेव आई। अभी इसके पहले की रिपोर्ट में देखे थे, अभी जस्ट इसके पहले जो लेसन की रिपोर्ट थी कि भारत में गर्मी बढ़ने से 16,000 कुछ करोड़ घंटे लोगों ने कम काम किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं। ये कहता है कि ये वैज्ञानिक भाषा में ये रिपोर्ट वही कह रही है जो हमें धरती या जलवायु या नेचर हमें दिखा रही है। राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना जो बनी थी, देशों की सरकारों ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए संकल्प लिए थे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जलवायु योगदान नेशनल डिटरमाइंड और उसको कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ग्लासगो में का 26 सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में वर्ष 2030 तक अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1% से भी कम कटौती लाना ही संभव हो पाएगा। वो कहाँ बहुत बड़ा कर रहे थे, अब ये बताया गया है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में केवल 1% तक ही कमी आ पाएगी। UN एजेंसी की गणना के अनुसार यह केवल 0.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पाने के लिए 45% कटौती की आवश्यकता होगी। यानी जितना हम 2030 तक ग्रीन हाउस गैस अभी कर रहे हैं, उसमें जो अभी कर रहे हैं उसमें 45% कटौती करेंगे, तब जाके ये 1.5 डिग्री तक बढ़ने का लक्ष्य बढ़ेगा तब भी, लेकिन जो 1.5 डिग्री का ऑप्टिमम लेवल है उस तक पहुँचेंगे। लेकिन जो अभी चल रही है कि वो 1% कटौती करेंगे तो 0.5 गीगाटन ही कम कर पाएंगे, अर्थात इस लक्ष्य को हम ब्रेक कर देंगे, इस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नहीं पाएंगे तो वही होगा जो प्रकृति दे रही है। ठीक है, ये चुनौती है। इसमें जो आंकड़े जब नहीं होगा तो दुनिया फिलहाल इस सदी के अंत तक 2.4 डिग्री से 2.6 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि करने की दिशा में बढ़ रही है। इस रिपोर्ट कह रही है कि अगर जो हम अभी जिस स्थिति से बढ़ रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो मतलब 2100 तक, यानी अगले जो है 70-80 सालों में हम जो आंकड़ा जो 1.5% तक कह रहे हैं वो बढ़ के 2.4 से 2.6% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
उसमें इतना बढ़ जाएगा। इसमें जो क्या होगा, अभी 1.5 डिग्री के ही आसपास है, यानी 1.2 1.4, तब ये स्थिति है। जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती, और 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर सीमित रखना है तो 30% की कटौती जरूरी है। ठीक, इसमें और भी सारी बातें हैं, वो देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर ग्लासगो में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 1.5 डिग्री तक ही सेल्सियस तक बढ़ने देंगे, इतनी कटौती करेंगे, उसको कहीं भी दूर दूर तक प्राप्त करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट और आई थी, खतरे में है दुनिया के 1/3 ग्लेशियर 2050 तक पूरी तौर से पिघल जाएंगे। यूनेस्को की स्टडी रिपोर्ट थी। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के साथ साझेदारी में यूनेस्को ने एक अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने अध्ययन क्या किया था, कई सारे ग्लेशियर जो है यूनेस्को के श्रेणी पर जो है वो महत्वपूर्ण जो है, जो उसके स्थल के रूप में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में वो सूचीबद्ध हैं। उसमें अध्ययन में पाया गया कि तापमान में वृद्धि को सीमित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 1/3 ग्लेशियर खतरे में है और 2050 में ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। ठीक है, यानी सारा प्रयास करने के बावजूद भी खतरे में है। क्यों? क्योंकि प्रयास ऐसा हो ही नहीं रहा है कि ऊपर आपने देख चुका कि वो प्रयास ऐसा है ही नहीं कि जो 2030 तक जो है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5% तक रोक सके। यानी कि जो कटौती 40% 45%, अगर 45% होगा तभी 1.5% रोक पाएगा, 30% कटौती होगी तो 2% तक पहुंचेगा 2030 में, वो अभी 1% हो रही है। इसका मतलब नियर में कहीं भी ऐसा नहीं है। 2.4 से 2.6% तक बढ़ने की संभावना है। उस वजह से ये लग रहा है कि 2050 तक सारे ग्लेशियर जो धरोहर स्थल हैं, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं, वो सब पिघल जाएंगे। पिघलने से क्या होगा इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से शामिल है। ये प्री के भी तथ्य हैं आपके। पिघलने से क्या होगा, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, वो दुनिया में शुद्ध पेयजल के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। कई सारे सदानीरी जल जो है नदियां होती हैं, उनके स्रोत होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी जो है उसके लिए उसके ज़रूरी घटक होते हैं बहुत सारे। उसमें वहाँ पे वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका व्यक्त की कि बहुत सारे बीमारी, वायरस आदि को वो भी अपने अंदर दफनाए हुए हैं। ऐसे में इनके पिघलने से समुद्र का औसत जो तल है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के बराबर लेवल पे बहुत कम ऊंचाई पे हैं, जलस्तर बढ़ने से उनके डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उनके लिए आवास, रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। दूसरा, समुद्र उन नदियों के सूखने से सदा नदी, जैसे अगर गंगा को ही ले लिया जाए, गंगा जो है ग्लेशियर से आती है। अगर ग्लेशियर नहीं रहे, बारिश में आएंगी, बारिश जैसे गंगा सदा नीरा है, हर समय इसमें पानी प्रभावित होती है, तो यानी सिंचाई पेयजल का काम चलता रहता है। अगर वो ग्लेशियर न रहे तो दक्षिण की नदियों की तरह बारिश के सीजन में एक्सेस बाढ़ आएगी और बारिश के ख़त्म होने के बाद वो क्षेत्र सूखा प्रभावित हो सकता है। ऐसा अगर ग्लेशियर नहीं रहेगा तो ये होगा। बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं आदि आएंगी वो तो एडवांस में है, उसका तो एडिशनल है, लेकिन ये जो दो दिखती हैं ये चीज़ें ऐसे ही सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट एक बात कह रही है कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक पाते हैं, अगर रोक लेते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो हम कम से कम 2/3 ग्लेशियर्स जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है,
इसमें कौन कौन सा ग्लेशियर है, प्री का अगर तथ्य है तो किलिमंजारो नेशनल पार्क, माउंट केन्या अफ्रीका में है, यूरोप में पेरेनीज है, डोलोमाइट्स है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन और एसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में भी जो है सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो सम्मेलन हो रहा है उनके देशों के लिए जो है ये एक चिंता का विषय है। देखिए, इसमें कहा गया है कि आधी मानवता यानी आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू उपयोग, कृषि और बिजली के लिए अपने जल स्रोत के रूप में ग्लेशियरों पर निर्भर है। यानी जब ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा तो आधी आबादी को अपने घरेलू उपयोग, कृषि और बिजली आदि के लिए जल उपलब्ध नहीं होंगे। यानी आधी आबादी के समक्ष पेयजल, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है। जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो लाखों लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 50 ग्लेशियर हैं जो पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र, ग्लेशियर माने हिमनद, हिमनद क्या होता है? बहुत बड़ी बर्फ की वो राशि होती है जो ढाल प्रवणता के कारण पहाड़ों से धीरे धीरे बहुत धीमी गति से नीचे सरकती रहती है, उसको हिमनद कहते हैं। बहुत सारी नदियों का वो स्रोत होती है। ठीक है। तो विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर में 50 ग्लेशियर हैं जो पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र का करीब 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सबसे ऊंचा ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट के पास है और सबसे लंबा अलास्का में। अफ्रीका में अंतिम शेष ग्लेशियर जो है अफ्रीका में बचा है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट के पास में, सबसे लंबा अलास्का में है और अफ्रीका में अंतिम शेष ग्लेशियर बचा हुआ है। ठीक है। तो ये यूनेस्को के उसमें जो टोटल विश्व के ग्लेशियर हैं उसमें से 50 जो है यूनेस्को में हैं और अगर उनमें से 1/3 तो ख़त्म हो चुके हैं और अगर तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया तो बाकी के भी मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 1.5 डिग्री तक ही रोक सकेंगे तो 2/3 ग्लेशियर को बचाए जा सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, पर अभी ये चूँकि चल ही रहा है तो और भी आ जाएगा। थोड़ा हम न्यूज़ देख लेते हैं और नहीं फिर वो रह जाएगा, हर बार की तरह फिर रह जाएगा। ये न्यूज़ था, अच्छा न्यूज़ था। इसरो ने लॉन्च किया, रचा इतिहास, वन वेब के लिए 36 उपग्रहों को लेकर LMB-3 रॉकेट ने भरी उड़ान। ये जो LMB-3 रॉकेट है ये भारत का सबसे ताकतवर, अभी जो भी रॉकेट है उसमें सबसे ताकतवर रॉकेट है। अभी भारत के पास GSLV है, PSLV है जो वर्किंग हार्स कहते हैं, GSLV है, GSLV का ही ये इसको नाम उन्नत संस्करण है, उसको LMB-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम दिया गया है। इसने जो है इसको जो अपनाया गया है वो वन वेव इंडिया की जो मिशन है उसके तहत संचार उपग्रहों के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इन संचार उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने में LMB-3 सक्षम है। ठीक है। 8000 को ले जाने में सक्षम है। अभी जो ले गया था वो सारा वजन था 5796 किलोग्राम। ठीक है। 8000 किलोग्राम तक का लेके जा सकता है। ये एक संस्था बनी है NSIL जो इसके कमर्शियल उपयोग करेगी। उसके लिए जो है LMB-32 का जो पहला कमर्शियल मिशन है। ठीक है। ये वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह बाजार में इसके तहत कदम रखा है। PSLV के जरिए जो है दूर संवेदी उपग्रह या जो छोटे उपग्रह थे जो परीक्षण उपग्रह या शिक्षा क्षेत्र आदि के उपग्रह को भेजे जाते थे, इसके जरिए बड़े उपग्रहों को, संचार उपग्रहों को भेजा जा सकता है जिससे अंतरिक्ष से भेज के अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। देखिए जैसे इसमें है LMB-3,
LMB-3 जो है GSLV Mk3 रॉकेट के नाम से जाना जाता था। GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता था, उसका नाम LMB-3 कर दिया गया है। ये OneWeb है। इसके तहत कंपनी के 72 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो की एक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान, यानी कि OneWeb कंपनी इसको अपनी 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया देगी। यानी कि इसके जरिए ये उपग्रह छोड़ के इसरो आय जनरेट करेगा देश की व्यवस्था विकास में। पहले क्या था, अपने वो उपग्रह बनाता था जो है, और उसको एशियन के जो है, चूँकि हमारे पास उतने बड़े सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल नहीं थे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 4 टन 5 टन को जो है जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में छोड़ सके, ऐसे में जो है ये दूसरे देशों को हम देते थे। अब हम सैटेलाइट को, अपने सैटेलाइट को तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, दूसरे देशों से भी जो है सैटेलाइट छोड़ के हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी OneWeb सैटेलाइट है, इसमें भारती एयरटेल भी शामिल है, ब्रिटेन की एक कंपनी है वो भी शामिल है। इसके अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। 72 उपग्रह को छोड़ना है, 36 तो छोड़ आए हैं, 36 को और छोड़ेगा, उसके लिए 1000 करोड़ रुपये लेगा, ठीक है। तो ये भारत का सबसे हैवी रॉकेट है, इसके लिए इसको थोड़ा बता दिया गया था। उसी में जुड़ा था कि उसके लिए और भी आगे के लिए जो है क्या कर रही है, सब इसमें पढ़ लीजिएगा। दूसरा था, ये भी एक चर्चा में था, फाल्कन हैवी। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है, ठीक है। ये एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, उसका ये फाल्कन हैवी रॉकेट है, ठीक है, जो जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी अगर देखा जाए, यानी कि इस समय इससे शक्तिशाली, फाल्कन हैवी से शक्तिशाली कोई ऑपरेशनल रॉकेट नहीं है। हालांकि नासा इस पे काम कर रही है, वो अपना SSL स्पेस लॉन्चिंग SLV स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बना रही, जो इंटरिम 1 के लिए जो है उनका उसको लॉन्च करेगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये सबसे हैवी रॉकेट है, सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए इसकी। ये 64 मीट्रिक टन। अभी हम जो LMB-3 M2 देख रहे थे वो 8 मीट्रिक टन तक, 8000 किलोग्राम तक भेज सकता है, ये 64 मीट्रिक टन तक कर सकता है, ठीक है। और जो डेल्टा 1 इसके बाद जस्ट निकटतम है वो डेल्टा 4 है रॉकेट, उससे यह दुगना अधिक ले जा सकता है, ठीक है। अभी SpaceX ही एक पर काम कर रही है रॉकेट पे, उसका नाम उन्होंने अभी दिया है, अभी भविष्य की जो उनका है उसका नाम उन्होंने दिया है स्टारशिप रॉकेट सिस्टम, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये जो स्टारशिप होगी वो 100 मीट्रिक टन तक जो है से अधिक पेलोड को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ले जा सकती है। जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट वो होती है जैसे धरती है, इसके ऊपर एक ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर के ऊपर, 36,000 किलोमीटर के ऊपर एक ऑर्बिट है, जिसमें अगर कोई उपग्रह डाल दिया जाता है तो उसकी रिवॉल्विंग और इसकी जिस तरह से जितनी गति से धरती घूम रही है साथ साथ ये भी घूमता है, जिससे लगता है कि जैसे यहाँ से आपने छोड़ दिया तो ये उपग्रह यहाँ घूम रहा है, ये उपग्रह अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि रुक सकता नहीं, रुकेगा तो गिर जाएगा या अंतरिक्ष में चला जाएगा, घूम रहा है और साथ साथ पृथ्वी भी घूम रही है, तो वो भू यानी ज़मीन के से तुल्यकारी हो जाता है और लगता है कि ज़मीन से स्थिर है। ऐसे उपग्रहों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन कार्यों में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने कोई एंटीना लगा दिया, यहाँ पे सैटेलाइट छोड़ दी, यहाँ से वो गया और इसके बाद ये पूरा दूर दूर तक फैला देगा, 36,000 किलोमीटर से फैलाएगा तो दूर तक जो है चीज़ों को कर सकता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 36,000 माने 35,800 किलोमीटर, 36,000 मान लो, इतना टू बी प्रिसाइज नहीं, किए जाते हैं। वो पृथ्वी के भूतुल्य होते हैं, यानी कि वो एक स्थान पे जैसे लगता है कि वो पृथ्वी पर एक स्थान पे स्थिर हैं, ठीक है। इसलिए इनकी इस गुण के कारण उनका उपयोग संचार उपग्रहों में किया जाता है। संचार उपग्रहों में करने के कारण चूँकि उसमें फिर जितना आप इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, टीवी आदि देखते हैं ना, जो 5G 6G 4G जो बातें कर रहे हैं उसमें इनका उपयोग होता है, जिसके कारण ये
इसमें जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कमर्शियली रूप से ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वाइबल हो जाते हैं। विक्रम एस, ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है। विक्रम एस, विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के जनक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम विक्रम, एस माने सीरीज, इसमें विक्रम 1, 2, 3 होगा। ठीक है, ये निजी क्षेत्र द्वारा एक स्टार्टअप के तहत विकसित किया गया रॉकेट है जो सब आर्टिकल में, सब आर्टिकल मतलब सब ऑर्बिट में अंतरिक्ष को, उपग्रह को प्रक्षेपण करने में सक्षम होगा। ऑर्बिट मतलब, सब ऑर्बिट मतलब जैसे पृथ्वी है, फिर ये पृथ्वी हो गई, इसमें कोई ना कोई ऐसे अंडाकार जो है ऑर्बिट है। जब कोई चीज़ इसमें डाल दी जाती है, कोई उपग्रह इसमें डाल दिया जाता है, तो वो ऊपर ही बना रहता है, उसमें घूमता है जब तक कि उसके पास कच्ची बेग उसका रहता है। सब ऑर्बिट में ये होता है कि ये अंतरिक्ष में तो जाता है लेकिन इतनी तेजी से नहीं जाता है कि इसको ऑर्बिट में छोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसमें जो उपग्रह छोड़े जाएंगे वो एक तो उसमें एजुकेशनल होंगे, लेकिन फिर इसकी ज़रूरत क्यों है जब ऑर्बिट में छोड़ ही नहीं पा रहा अभी ये रिक्रिएशन, जैसे अभी देख रहे हैं ना, स्पेस टूरिज्म आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे ज़्यादा बड़े के लिए देखा जाए तो PSLV है। अगर PSLV से तुलना करें तो जो PSLV है ये अगर 560 किलोग्राम को तक के जो है उपग्रह को सन सिंक्रोनाइज यानी पोलर सैटेलाइट में छोड़ सकता है, तो PSLV 1750 किलोग्राम तक। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं PSLV से हल्का है। लेकिन जैसे अभी देख रहे थे ना, SpaceX जो है नासा के साथ मिलके जो निजी क्षेत्र है, वो आज उसके पास दुनिया का सबसे जो है बड़ा पेलोड परिचालन जो है उसके पास रॉकेट है। तो निश्चित रूप से अगर स्पेस सेक्टर को, स्टार्टअप को, भारतीय कंपनियों को छोड़ा है, तो निश्चित रूप से ये भी फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी भी निजी क्षेत्र की कंपनियां उतने बड़े बड़े रॉकेट आदि बनाने में सक्षम हो सकें। ठीक है, चलिए समय हो गया है, क्लास भी ख़त्म हो चुकी है इश्यूज़ वाला। थैंक यू।